हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब परिवार ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो दोस्तों सीईटी राजस्थान 10+2 और ग्रेजुएशन के जो मॉडल पेपर अपने कर रहे हैं उसके अंदर दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी, इंग्लिश और करंट से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। क्या दोस्तों, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द में संधि क्या होगी दोस्तों? बात करें स्वागत शब्द की तो सु धन आगत क्या बनेगा यहाँ पे? सुधन आगत। ठीक है, सुधन आगत। तो बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है अपने पास? तत्पुरुष। ये तो संधि का ही प्रकार नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं क्या है, समास है। क्या है दोस्तों? तत्पुरुष तो क्या है? एक समास का भेद है। ठीक है, बात करें द्वंद्व की तो द्वंद्व भी क्या है? समास है। और द्विगु ये भी क्या है? समास। तो ये तीनों तो क्या है अपने पास? समास के भेद हैं। जबकि एकमात्र ऑप्शन अपने पास क्या बचा है दोस्तों? यण। यण संधि होगी और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? सुधन आगत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है। देखिए दोस्तों, मूल धातु क्रिया तो मूल धातु क्रिया तो होती नहीं है। नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों संज्ञा यानी कि संज्ञा किसी नाम से बनने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है दोस्तों? नाम धातु क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कहलाती है दोस्तों? नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षण शब्द में कौन सा समास है? प्रतिरक्षण। देखिए दोस्तों, प्रतिक्षण है, प्रतिरक्षण नहीं, प्रतिक्षण शब्द। क्या शब्द है? प्रतिक्षण। तो दोस्तों वे समासिक पद या वे समासिक शब्द जिनके अंदर क्या हो? पहला पद प्रधान हो और पहला पद क्या हो? या तो अव्यय हो या क्या हो? उपसर्ग हो। वो शब्द क्या कहलाते हैं? किस समास के अंदर आते हैं? अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। किस समास में आते हैं दोस्तों? अव्ययभाव समास में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? प्रति धन क्षण बनेगा। प्रतिक्षण यानी हर क्षण, हर पल। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, उपसर्ग या अव्यय शब्द जिसके अंदर आते हैं प्रथम पद प्रधान होता है। बात करें द्विगु समास की, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास में पहला पद क्या होता है दोस्तों? कोई संख्यावाची शब्द होता है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पदी प्रधान होता है। और क्रमधारय समास के अंदर क्या होता है दोस्तों? विशेषण और विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताई जाती है। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? देखिए दोस्तों, बात करें ऑप्शन नंबर ए की, पर्यावरण। तो पर्यावरण में क्या होगा? परि धन आ धन वर्ण। तो अपने पास पहला शब्द ही आ गया। इसके अंदर क्या हो गया दोस्तों? दो उपसर्ग हो गए। परि उपसर्ग हो गया एक, तो एक और अन्य उपसर्ग क्या हो गया? आ उपसर्ग हो गया। ठीक है, दो उपसर्ग इसके अंदर हो गए। अध कचरा में क्या होगा? अध धन कचरा या आधा कचरा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, असुरक्षित शब्द। तो असुरक्षित में क्या होगा दोस्तों? अ धन सुरक्षित अपने पास बन जाएगा। अ धन सुरक्षित, यहाँ से इसका विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अत्याचार। अत्याचार में क्या होगा दोस्तों? अति धन आचार हो जाएगा। क्या होगा? अति धन आचार। प्रश्न संख्या 120 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? पराक्रम का अर्थ क्या होता है? शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, ये तो क्या होंगे? पराक्रम के पर्यायवाची होंगे। जबकि गरिमा शब्द है ये दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर डी, गरिमा शब्द क्या होगा? गरिमा का देखिए गौरव। ठीक है, और इसके अलावा इसका क्या हो जाएगा? गौरव। इस प्रकार के शब्द है जो गरिमा के पर्यायवाची अपने बनेंगे। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? ऋणी शब्द का विलोम कौन सा दोस्तों? देखिए, ऊऋण है, ऊऋणी है, कृतज्ञ है या अऋणी है। ये अच्छा क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, तब तक मैं आपको बताता हूँ। ऊऋणी का ऋणी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कर्जदार। क्या होता है? कर्जदार। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? कर्ज मुक्त। तो ऊऋण क्या होता है दोस्तों? आपका कर्ज मुक्त होता है। इसका क्या शब्द का क्या अर्थ होगा? कर्ज मुक्त, ऊऋण हो जाएगा। ठीक है, ना कि ऊऋणी या अऋणी। नेक्स्ट देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु जी हिंदी के एक प्रख्यात विद्वान हैं। इन्होंने जो अपने वर्णमाला है उसका भी अच्छे से क्या किया है? व्याख्या की है। तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को हिंदी भाषा के अंदर कहाँ से अपनाया गया है दोस्तों? तो इन्होंने माना है कि जो विराम चिन्ह है वो कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी भाषा से है। और मुख्यतः कितने विराम चिन्ह हैं दोस्तों हिंदी में? 20 प्रकार के विराम चिन्ह, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, लघु विराम, ठीक है, और योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सभी क्या हैं? विराम चिन्हों में आते हैं।
अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? देखिए दोस्तों, विराम चिन्हों से संबंधित क्वेश्चन आ गया अपना नेक्स्ट। अल्प विराम का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या होगा? वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अपने अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। बात करें वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में तो अपने पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार आता है। और वाक्य में कहीं भी, सामान्यतः वाक्य में कहीं भी ये जो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कोमा का चिन्ह लगा हुआ ना, उसका प्रयोग कहते हैं। ठीक है। और वाक्य में, वाक्य के शुरुआत में जो कोई भी सामान्यतः जो आपका विराम चिन्ह है वो नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, दंत्य वत्स्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों, हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसके अंदर क्या हो? जो दंत्य हो, वत्स्य, वत्स्य यानी मसूड़े से बोले जाने वाला हो, और महाप्राण हो, तथा इसके साथ ही घोष व्यंजन वर्ण भी हो। ठीक है। तो बात करें 6 की, तो 6 क्या है दोस्तों? इचु ऐसा नाम ताल्लु, तो ये क्या है? ये तो ताल्लु का है, तो वत्स्य ये हमारा नहीं होगा। ध देखिए, ध क्या होगा? उपद्यमानिया नाम ओष्ठ है। तो देखिए दोस्तों, ध हमारा यहाँ पर क्या है? लृ तुलसा नाम दंता। ये दोस्तों संस्कृत के जो क्या है? सूत्र हैं। जिस प्रकार अपने गणित के अंदर सूत्र पढ़ते हैं अपने, उसी प्रकार वर्ण विचार के सूत्र हैं, जो अपने किसके अंदर दोस्तों? वर्ण विचार टॉपिक में जब संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें अपने विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इचु ऐसा नाम तालु, ये तो क्या होगा? तालु से लेवल आ गया। ध क्या होगा? ध होगा दोस्तों आपका क्या होगा? लृ तुलसा नाम दंत है। तो ध है वो तैवर्ग का ही एक क्या? तैत है, ध आता है ना दोस्तों, तैवर्ग में आता है, तो ये दंत्य तो हो गया। ठीक है। बात करें वत्स्य की, तो वत्स्य भी है। और महाप्राण की, तो आपको एक सूत्र बताता हूँ दोस्तों, पहला दूसरा तीनों से। क्या दोस्तों? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से। तीनों से कौन कौन से? दंत्य से, ठीक है, ताल्यव्य से और मूर्धन्य से। ये मूर्धन्य से है दोस्तों, ये आपका ताल्यव्य से है, और ये क्या है? दंत्य से। तो तीनों से और पहला तीसरा, ये 13 कितने वर्ण होते हैं? 13। ये 13 वर्ण तो है क्या है? अल्प विराम है। इसके अलावा जो भी है वो सारे क्या होंगे आपके दोस्तों? वो महाप्राण होंगे। ठीक है। तो ध क्या हो गया दोस्तों? महाप्राण भी हो गया। उसके बाद घोष, तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा। क्या है दोस्तों? दूसरा, चौथा और सभी स्वर। ठीक है। और इसके अलावा ये स है, अंतस्थ व्यंजन जिनको बोलते हैं, ये सभी क्या है? घोष है। तो घोष भी हो गया। ठीक है। और व्यंजन तो है ही, ध अपने दिख ही रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा है? पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि बात करते हैं अपने लोक हित की। लोक हित, लोक ब्याज, लोक रुचि, लोक कल्याण, लोक हित। ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? लोक हित। और लोक कल्याण दोस्तों, जैसे अपने जो देखते हैं ना सामान्यतः, पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि लोक कल्याणकारी संस्थाएं, तो ये क्या होगा? लोक कल्याण का अर्थ क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। झंडा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? झंडा उठाना, प्रचार के लिए तैयार होना, नेतृत्व करना, प्रतिरोध करना, झंडा लहराना। तो झंडा लहराना ये तो अपना सीधा सा दिख रहा नहीं होगा दोस्तों। बात करें प्रचार के लिए तैयार होना, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध करना, जी नहीं। नेतृत्व करना, हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नेतृत्व करना क्या हो जाएगा? झंडा उठाने का। देखिए दोस्तों, जैसे बोलते हैं ना अपनी, उस पार्टी का झंडा उस व्यक्ति के कारण ही, उस व्यक्ति ने उस पार्टी का झंडा उठाया हुआ है, या फिर किसी भी दल का या किसी संगठन का, या फिर अपने कह सकते हैं कि किसी धरने या जो धरना प्रदर्शन करते हैं उसका झंडा किसने उठाया हुआ है? किसी विशेष व्यक्ति जो उसका नेतृत्व करता है उसके बल के लिए बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, उसकी पत्रिका का नाम क्या है? भाषा। जो इसकी क्या है? एक साहित्यिक पत्रिका है। क्या है दोस्तों? साहित्यिक पत्रिका है। आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि भाषा पत्रिका है वो किसकी या किस से संबंधित है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से संबंधित है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यस्त है, देखिए ऑप्शन ए, अभ्यस्त है, अभ्यस्त है,
अभ्यस्त है या अभियस्त है। तो देखिए दोस्तों 128 नंबर क्वेश्चन का अपने आंसर क्या होगा, अभ्यस्त। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दंत्य से आएगा, अभ्यस्त होता है। क्या होता है दोस्तों, अभ्यस्त, ठीक है, ना कि ये अभ्यस्त है, अभ्यस्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 129 नंबर, इसमें इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुझसे बात करना ही व्यर्थ है। तो देखिए दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, ये भी ठीक है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये देखिए, और तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, ये भी सही है। ऑप्शन बी के अंदर देखिए दोस्तों, तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये आपको बोल के देखिए एक बार, तुमको मैं कैसे समझाऊं या तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, कौन सा सही होगा, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण कितने शब्दों में लिखना चाहिए, 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 2/3 शब्दों में या 3/4 शब्दों में। तो संक्षेपण होता है क्या है दोस्तों, किसी भी भाषण या किसी भी अपने बोल सकते हैं कि वक्तव्य को कम से कम शब्दों में, सटीक और सरल शब्दों के अंदर, यानी कि उसको अनागल बातें न ऐड करते हुए किसी भी बात को कहना या लिखना, उसे क्या बोलते हैं, अपने संक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो 1/3 शब्दों में, यानी कि जो मूल बात है उसका 1/3 है वो क्या होना चाहिए, संक्षेपण सामान्यतः होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इंग्लिश के आगे दोस्तों, अब आगे 15 क्वेश्चन अपने हिंदी के हो चुके हैं और 15 अब आगे इंग्लिश के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द गवर्नमेंटल error. Laws and rules are made to safeguarding our rights and protect us. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, 131 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर हमारा सेफगार्डिंग ओवर राइट्स है ना, ये हमारा एरर आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एरर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द गवर्नमेंशियल एरर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफ्टन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पीपल डॉग्स। ऑफ्टन यूज टू द, देखिए दोस्तों जो यूज शब्द है ना, यूज, इसके बाद हमेशा क्या आता है, फॉर का यूज होता है। किसका यूज होता है दोस्तों, किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। यूज हमेशा अपने साथ फॉर का यूज लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ पीपल डॉग्स टू द ट्रेनिंग आर ऑफ्टन यूज। तो 132 के अंदर अपने आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर ऑफ्टन यूज टू नहीं आएगा दोस्तों, टू द ट्रेनिंग नहीं आएगा, फॉर द ट्रेनिंग आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है, यूज हमेशा क्या लेता है, फॉर लेता है अपने साथ। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स गवर्नमेंशियल एरर, ए अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए दोस्तों यहाँ पे द सन तो सही दे दिया और अपने को यहाँ ए अर्थ गलत दे दिया। हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ है या फिर जो अपने एक ही जो शब्द हैं या फिर जो वस्तुएं हैं, जैसे पृथ्वी है एक ही है, सन है एक ही है, मून है एक ही है, मंगल है, ग्रह है, जो खगोलीय पिंड है, उन सभी के लिए किसका दोस्तों, जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उनके लिए द का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है दोस्तों, द का। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होगा, द सन आएगा यहाँ पर, क्या होगा, द सन। सॉरी, एरर देखना ना अपने को, तो द सन तो यहाँ पे सही है ही, ए होगा, ए अर्थ। ए अर्थ की बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द अर्थ आना चाहिए था। सही वाक्य क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म अपने को देखना है। तो बात देखिए दोस्तों, जब अपने एक्टिव पैसिव के अंदर बात करते हैं तो पैसिव आती है अपने को, एक बात तो ध्यान में आना चाहिए, वर्ड की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और जो सेंटेंस दिया होता है उसका चेंज करते हैं उसके टेंस के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले देखिए वाक्य देखते हैं अपने, माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक।
तो गेव वर्ड की क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों, ठीक है। गिव गेव गिव, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ड सेकंड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई अपने की, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सी टेंस है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर बात करें तो ये चेंज होगी पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वाजी अवर, ठीक है। तो वाजी अवर देखते हैं अपने ऑप्शन के हिसाब से, आई वाज गिवन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके साथ क्या आता है, बाई आता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। देखिए पहला वाक्य देखते हैं, आई वाज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई माई मदर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वो देख लेते हैं, पहला अपने ठीक बैठ रहा है, एन इंटरेस्टिंग बुक इज गिवन टू मी बाई माई मदर, इज गिवन ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, जबकि अपने वाक्य किस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में, जो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। आई एम गिवन, ये देखिए दोस्तों यहीं से गलत हो गया, आई एम गिवन नहीं होता। एन इंटरेस्टिंग बुक हैज़ बीन गिवन, हैज़ बीन गिवन प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आ गया, जो कि गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है दोस्तों अपने, तो पहले वाक्य देखते हैं कौन सा है, मोहन सेड टू राधा प्लीज गिव द बुक्स टू द मैनेजर। देखिए दोस्तों, मोहन सेड टू राधा प्लीज गिव मी द बुक्स टू, प्लीज गिव द बुक्स टू द मैनेजर। देखिए दोस्तों, देखने से पता चल रहा है कि वाक्य कौन सा है, इम्पेरेटिव है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज के स्थान पर अपने क्या रिक्वेस्टेड का आएगा, सेड टू के जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो बात करें दोस्तों, मोहन रिक्वेस्टेड राधा टू गिव द बुक्स टू द मैनेजर। सेकंड ऑप्शन देखिए, मोहन इज रिक्वेस्टिंग राधा टू गिव द बुक्स टू द मैनेजर, मोहन टेल्स राधा टू गिव द बुक्स टू द मैनेजर, मोहन टोल्ड राधा दैट सी मस्ट गिव द बुक्स टू द मैनेजर। तो सी उसे मस्ट यानी कि जोर देने की बात कर रहा है दोस्तों, उसे उस पुस्तक जो मैनेजर को दे देनी चाहिए राधा को, ये बात बिल्कुल गलत हो गई, आपने जोर देने की कोई वाक्य बात यहाँ पर है ही नहीं। ये तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मोहन टेल्स राधा टू गिव द बुक्स, इंपेरेटिव वाक्य है, तो ये टेल्स के आधार पर नहीं बनेगा। मोहन इज रिक्वेस्टिंग राधा टू गिव द बुक्स टू द मैनेजर, मोहन रिक्वेस्टेड राधा टू गिव द बुक्स टू द मैनेजर। तो 135 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देखिए दोस्तों, ए और बी में से अपना राइट आंसर होगा, और ए और बी में से अपना कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है हमारा, वो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड पास्ट टेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम देखना है दोस्तों, तो कॉन्टेम्प्ट का सिनोनिम क्या होता है दोस्तों, 136 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए, कॉन्टेम्प्ट का सिनोनिम वर्ड क्या होगा। कॉन्टेम्प्ट क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जैसे किसी को दुखी करना, या क्या होता है दोस्तों, जैसे अपने कॉन्टेम्प्ट का हो जाएगा घृणा या तिरस्कार। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, घृणा या तिरस्कार, ठीक है। तो इसका रिस्पेक्ट का क्या हो जाता है, रिस्पेक्ट का होता है दोस्तों किसी का आदर करना, सम्मान करना। अप्रूव का क्या होना है, जैसे किसी को अप्रूवल देना, अनुमति देना, अप्रूव मिल गया, ठीक है। परमिट, अप्रूव क्या होता है, जैसे मान्यता देना। परमिट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अपने जो मालवाहक वाहन होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ना, ऑल इंडिया परमिट, यानी कि अनुमति पत्र, जो आज्ञा पत्र है वो उनके पास होना। जबकि एटेड है, ये शब्द क्या होता है, इसका अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, घृणा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 137 नंबर प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पहले क्या देखना था, सिनोनिम, और अब की बार एंटोनिम, यानी कि इसका विलोम देखना है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट का जो एंटोनिम है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको ये बताना है। 137 नंबर के अंदर क्या होगा, बाउपर होगा, या जेनरियस होगा, थ्रिफ्टी होगा, या डेफिसिट होगा। क्या होगा दोस्तों, तो 137 नंबर के अंदर अपना ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली।
राइटिंग ब्यूटीफुली, यानी कि स्लो लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए उसे क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर बोलेंगे, आर्टिस्ट बोलेंगे, पेंटर बोलेंगे या कार्टूनिस्ट बोलेंगे। तो हम सभी जानते हैं आर्टिस्ट कौन होते हैं दोस्तों? कलाकार, जैसे म्यूजिक आर्टिस्ट हो गया या फिर फोक आर्टिस्ट हो गया, मेहंदी आर्टिस्ट हो गया। जो भी कलाकार है उसे क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के पेंटर क्या होता है? पेंटर अपने जानती हैं, जो चित्रकारी करने वाला होता है, चित्र बनाने वाला पेंटर होता है। कार्टूनिस्ट जैसे जो हास्य कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? अपने जो बनाने वाला होता है उसे कार्टूनिस्ट बोलते हैं। जबकि कैलीग्राफर क्या होता है? कैलीग्राफर ये होता है दोस्तों सुलेखक, जो जिसकी राइटिंग बड़ी सुंदर हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स, यानी कि जो पहली है उसका अर्थ बताना हमें कहावत। द गिफ्ट ऑफ द गैब, द गिफ्ट ऑफ द गैब इसका क्या होता है दोस्तों? गिफ्ट ऑफ द गैब बोलने की जो, जैसे भगवान ने बोलने का जो कुशलता या बहुत अच्छा बोलने का जिसके अंदर क्षमता होती है, उस यानी कि बोलने की कुशलता या क्षमता बोल सकते हैं अपने, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा है लव्स टू गिव गिफ्ट्स, टॉक वेल एंड प्रीवियसली, राइट्स वेरी वेल, यूज टू ग्रैबिंग अदर्स गिफ्ट। तो ये देखिए दोस्तों, राइट्स वेरी वेल ये तो अभी आपने देख गया ही है। इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पीछे वाला क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट्स बहुत अच्छा लिखने वाला, ठीक है। ये क्या हुआ? टॉक्स वेल अच्छी तरह से बोलने वाला, और प्रिसिवली ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल देन इलिटरेसी इन यूथ। यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों, देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल देन इलिटरेसी इन यूथ। तो 140 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखिए दोस्तों, एज मिजरेबल आएगा, वेरी मिजरेबल आएगा, मोर मिजरेबल आएगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए दोस्तों इसके अंदर अपने करेक्शन करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे? करेक्शन करना है। तो यहाँ पर मिजरेबल की जगह आपने क्या देखना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अपने हिंदी देख लेते। देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल देन इलिटरेसी इन यूथ, यानी कि जो यूथ यानी कि यूथ हो गया जवान। तो जवान यानी कि वयस्क अवस्था के अंदर अशिक्षा से बुरी कोई बात नहीं है, इस प्रकार से ये वाक्य हमसे कहना चाहता है। तो इसके अंदर अपने आ जाएगा मोर देन, यानी कि उससे ज़्यादा बुरा कोई कुछ नहीं हो सकता। मोर मिजरेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पैसेज आ गया। तो पैसेज का आंसर आपको एग्जाम में पढ़ने के बाद आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसेज के आंसर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ ताकि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, तो ऑप्शन ए अवॉइड मिस्टेक्स, बी क्वेश्चन द अथॉरिटी, सी रिपीट मिस्टेक्स, डी प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, अवॉइड मिस्टेक्स, ठीक है। तो बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कैन, तो हिस्ट्री पढ़ने के कारण हम क्या कर सकते हैं? मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। ये आप जब पैसेज को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से देखते ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री वुड द ऑथर ऑफ दिस पैसेज सपोर्ट? वीकली क्विज ऑन डेट्स एंड इवेंट्स, एनालाइजिंग वार्स एंड देयर क्योजेज, और ऑप्शन सी और डी देखिए, अप्लाइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स टू मॉडर्न सोसाइटी, यूजिंग फ्लैश कार्ड्स टू रिमेंबर स्पेसिफिक फैक्ट्स। तो 142 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 142 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा वीकली क्विजेज ऑन डेट्स एंड इवेंट्स। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। ऑप्शन ए देखिए, स्टडिंग अबाउट ए ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, मैप्स इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्ड डाटा, मेमोराइजिंग नेम्स डेट्स एंड प्लेसेज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल अफेयर्स। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, हिस्ट्री किसके बारे में है? तो इस 143 नंबर के अंदर भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टडिंग अबाउट ए ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग बिकॉज, हिस्ट्री बोरिंग नहीं है क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स,
It is about the mistakes we make. It covers both war and places. It studies human nature and culture. तो 144 के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, इट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कल्चर, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 145 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का मुख्य आइडिया या मुख्य विचार क्या है। द रोल ऑफ हिस्ट्री इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स डील विद रियल लाइफ। स्टूडेंट्स शुड स्टडी both national and international history. Studying history help us to learn from the past. Studying history is not just memorization. तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 145 का, कि है याद करना ही सिर्फ हिस्ट्री का पढ़ने का अर्थ नहीं है। स्टडी हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए करंट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो सुरंजन दास ने किया, महेश भट्टाचार्य ने किया, आर.एन. शर्मा ने किया या मनोज ढींगरा ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 146 के अंदर सुरंजन दास सही हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है। तो दोस्तों नए शेरपा किसे चुने गए हैं, तो ये हम सभी जानते हैं कि नए शेरपा हमारे G20 के लिए जो भारत के अंदर ही आयोजन हुआ था नई दिल्ली में भारत मंडप के अंदर, उसका शेरपा किसे नियुक्त किया गया था, अमिताभ कांत। और इन्होंने किसका स्थान लिया था, पीयूष गोयल जी का स्थान इन्होंने लिया था। ठीक है, और निर्मला सीतारमण को सभी जानते हैं, ये हमारी क्या है, निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री हैं। ठीक है, 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। यह कितने मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों अशोक स्तंभ है वो कितने मीटर ऊंचा है, ये है दोस्तों 6.5 मीटर ऊंचा। कितना है, 6.5 मीटर। और इसका वजन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वजन इसका है 9500 किलोग्राम। ठीक है, 9500 किलोग्राम या 95 क्विंटल या 9.5 टन। ठीक है, याद रख लीजिएगा सभी फॉर्मेट में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो राज्यों की देखिए 3 श्रेणियाँ थी, तो उसमें सामान्य और विशेष श्रेणी के अंदर अलग अलग बात करेंगे। तो सामान्य श्रेणी के अंदर आपके टॉप पर रहा है उड़ीसा। ठीक है, क्या रहा है दोस्तों, उड़ीसा, उसके बाद यूपी। ठीक है, और जो विशेष श्रेणी के राज्य थे उनके अंदर जो टॉप पर रहा है वो क्या है, त्रिपुरा। और दूसरा स्थान किसका है, हिमाचल का। ठीक है, याद रख लीजिएगा, विशेष श्रेणी के अंदर भी पूछा जा सकता है। टॉप पर कौन रहा, त्रिपुरा, उसके बाद में हिमाचल और उड़ीसा और यूपी। और सबसे निम्नतम स्तर किसका रहा, नई दिल्ली का। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी यात्रा दोस्तों, काशी यात्रा। काशी कहाँ पर है, यूपी के अंदर है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा जो वो है योजना की शुरुआत की है। 3000 यात्रियों को यहाँ के काशी के दर्शन करवाए जाएंगे, वो है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब 2 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने भी जो 22 जनवरी को श्री राम लला का जो वहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई थी अयोध्या के अंदर, उसके लिए राजस्थान सरकार ने जो एक तो सीताराम जानकी औद्योगिक केंद्र राज्य में बनाने की घोषणा की है, वो कितने औद्योगिक केंद्र और कहाँ कहाँ बनेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके साथ ही राजस्थान सरकार ने भी एक योजना स्टार्ट की है, यानी कि प्रति माह 3000 यात्रियों को अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे। उस योजना का नाम क्या है, ये आपको दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि क्लास अच्छी लगी और आप CET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।